नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर। आज हम बातचीत करेंगे एक गरीब भूमिहीन दलित परिवार से आने वाली एक लड़कियों की समस्याओं के बारे में। एक लड़की जो ऐसे घर में जन्म लेती है जिस घर में बहुत ज़्यादा आर्थिक संसाधन नहीं होते, जिनके लिए सेपरेट रूम नहीं होते, नोट्स और बेहतरीन कवर चढ़ी हुई चमचमाती किताबें नहीं होती, एक स्टडीज इन्वायरमेंट जिन घरों में और गलियों में नहीं होता, वो लड़कियां जिन पर घर के काम धंधों का भी एक बोझ होता है, वर्कलोड होता है, जो रोटियां पकाती हैं, जो खेत में मजदूरी पे गेहूं काटने जाती हैं, परिवार के लिए भी काम करती हैं और फिर इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखती हैं। वो लड़कियां जिनको समय पर शायद वो इतने पैसे तुरंत ना मिल पाए जितने उन्हें कॉलेज में जमा करवाने होते हैं, एक आर्थिक क्राइसिस जिनके सामने बना रहता है, तो ऐसे किसी भी दलित परिवार से किसी लड़की का यूनिवर्सिटी में पहुंचना, विश्वविद्यालय में पहुंचना एक सपना होता है। और हम इस सीरीज के तहत ऐसी यूनिवर्सिटियों के में पहुंचने वाली दलित लड़कियों के इंटरव्यू कवर करेंगे। हम जानेंगे कि वो क्या पीड़ा सहन करके यहाँ तक पहुंची है। एक लड़की जो घर से कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ने चलती है तो वो क्या क्या सहन करती है, उसको घर में क्या सुनना पड़ता है, पड़ोस उसके बारे में क्या कहता है, वो किन किन बाधाओं, किन किन पीड़ाओं से गुजरती है और अपनी पढ़ाई करती है, वो क्या महसूस करती है। इसी विषय के इर्द गिर्द आज हम एक बातचीत करेंगे। हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसी लड़की जिसने अपने हाथों अपना मुकाम बनाया है। वो ना सिर्फ वो एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट बनी, बल्कि वो एक छात्र यूनियन की लीडर भी हैं जो विद्यार्थियों को संगठित करती हैं। तो उनका इस चैनल पर स्वागत है और हम सीधे आपसे उनको रूबरू कराएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका नाम? मेरा नाम मधु है और मैं बेसिकली जींद से हूँ। अभी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में LLM फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। तो आपका जींद जिला में कौन सा गांव है? सर मेरा गांव खरेटी है, ब्लॉक जुलाना है। अच्छा, तो आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? पिताजी मजदूरी करते हैं मेरे, और मम्मी जो है वो छोटे मोटे जैसे सीजनल जो वर्क होते हैं खेतों के अंदर वो कर लेती हैं। मनरेगा वगैरह का काम जो है वो कर लेते हैं, तो वहीं से चलता है। आपके परिवार पर कोई पुश्तैनी जमीन नहीं है खेतों की? जी नहीं, जमीन तो नहीं है, लेकिन ये है कि मजदूरी के सहारे ही अपना थोड़ा गुजारा बसर है जो होता है। तो आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा कहाँ से की जी? मैंने अपने गांव से ही 1st to 10th तक की जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन, वो ली है, स्कूली एजुकेशन। और सीनियर सेकेंडरी जो मेरी एजुकेशन है वो साथ वाले गांव से हुई है। +1 +2 मेरी गढ़वाली खेड़ा गांव है, हमारे गांव के साथ में लगता ही, वहां से मेरी सेकेंडरी एजुकेशन हुई है। आपको पढ़ने की प्रेरणा और यूनिवर्सिटी तक पहुंचने की प्रेरणा, आपके अंदर ये इच्छा कैसे जागृत हुई? आपके अंदर ये सपना कैसे बना कि मैं भी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ूंगी? सर वैसे अगर ये चीज आप पूछ रहे हैं तो वैसे तो मेरा गांव का माहौल थोड़ा सा ठीक है, मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा लड़कियों का बाहर भेजना या जो भी है वो खतरनाक है। थोड़ा सा मतलब माहौल और गांव के मुकाबले थोड़ा ठीक है, लेकिन एक होता है कि फिर भी गांव ही है, सोच तो वो है ही फिर भी कि लड़की है बिगड़ जाएगी बाहर जाके, बाहर नहीं रहना लड़की को, नहीं हम अपनी लड़कियों को बाहर नहीं भेजते। लेकिन मेरे जो पापा हैं, मेरी मम्मी है, उनकी सोच लोगों से काफ़ी अलग रही है, क्योंकि मेरे पापा भी पढ़े लिखे इंसान हैं। मम्मी जो है वो, मम्मी को पता है कि भाई घर पे जो काम वगैरह करते हैं हम किस तरीके से अपना, मतलब एक जो स्वाभिमान की जिंदगी जो जीने का अधिकार है वो एक तरीके से गांव के अंदर लगा लो महिलाओं के पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरे मम्मी को ये था, पापा को भी ये था कि हम तो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएंगे और एक चाहे नौकरी पैसा ना हो लेकिन एक स्वाभिमान की जो जिंदगी है उनके पास वो होने का अधिकार है। आपने बताया कि आपके पापा की अलग सोच है, आपके पिताजी की, आपके माताजी की, वो अलग सोच किस रूप में है और वो क्या है? आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम मिस्टर संतलाल है और मम्मी बबली। तो पापा का थोड़ा सा ये है कि जैसे वैसे तो मजदूरी करते हैं पापा भी,
लेकिन ग्रेजुएट हैं फादर। अच्छा, आपके पिताजी ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं? जी बिल्कुल, पिताजी ग्रेजुएट हैं। फिर भी थोड़ा सा ये रहता ही है कि आसपास का माहौल थोड़ा सा ऐसा होता ही है, लेकिन कभी भी पेरेंट्स ने ये है कि जो मेरे ऊपर विश्वास उन्होंने बना के रखा, भरोसा जो बना के रखा, और कहीं ना कहीं ये कि भाई बेशक से लड़की है लेकिन लड़कों से कम नहीं है, ये एक चीज जो थी पेरेंट्स की वो आज तक है, पहले नहीं आज तक भी है वो, कि मेरे भाई को शायद इतने मौके उन्होंने ना दिए हों जितने मौके मुझे दिए। तो मैं तो जो अपने पेरेंट्स उनकी बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने अपनी सोच को इस काबिल बनाया कि भाई लड़की है तो क्या हो गया, कुछ ना कुछ तो जिंदगी में करेगी, अगर नौकरी नहीं तो एक अच्छी जिंदगी और आने वाला जो हमारी मतलब ये है कि वैसे तो मेरे परिवार में पढ़ी लिखी लड़कियां बहुत है, ऐसी बात नहीं है कि पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं है। मेरी जो बुआ है वो भी एजुकेटेड हैं, 10th +2 और ग्रेजुएट भी है। बहनें हैं जो चाचा ताऊ की लड़कियां ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स हैं। तो ऐसी बात तो नहीं है कि उस टाइम पे मेरे से बड़े जो लोग थे उनको भी, जो लड़कियां थी उनको भी मास्टर्स तक भी जब पहुंचा है, तो परिवार की जो सोच है वो एक अच्छी सोच है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का प्रभाव है वो महिलाओं के प्रति जो उनकी सोच थी, और जो परिवार ने उनको जाना है क्योंकि परिवार के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन्होंने जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को जाना है, उनके विचारों को समझा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने जिंदगी में अपने बहन बेटियों के ऊपर भी उन्होंने लागू करने की कोशिश की है। और हमें एक ऐसा देखो, ये तो बात बिल्कुल आपने पहले जो बोली थी कि घर में काम धंधे होते हैं, मजदूर की फैमिली से बिलोंग भी करते हैं, फिर वो पढ़ाई के लिए एक अलग से स्पेस भी नहीं मिल पाता। फिर जो आपने बोला था कि भाई मजदूर के परिवार का बच्चा है या लड़की है, खेत के काम भी करने पड़ते हैं। तो जब गेहूं का सीजन आता है तो हमने गेहूं भी काटे हैं। एक टाइम ऐसा भी था जब फादर और मतलब पेरेंट्स थे जो वो भट्ठे पे काम करते थे, उनके साथ भी मिलके काम किया है। घर पे मम्मी का भी हाथ बंटवाया है काम में, लेकिन फिर भी जो अपनी एजुकेशन थी उसको जारी रखने का प्रयास जो वो लगातार रहा। और मैं अपने स्कूल के अंदर मैं मतलब 10th क्लास तक कभी मेरी फर्स्ट पोजीशन थी वो टूटी नहीं थी। बहुत बढ़िया जी। तो वो हमेशा वो चीज भी बरकरार रखी, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा हाथ ये था, मुझे ना घर पे पढ़ने का इतना ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता था। तो मेरे पापा ने क्या किया कि अगर घर पे रहेगी ना तो ज्यादा घर के काम धंधों में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि परिवार भी थोड़ा बड़ा है, फिर मम्मी से भी इतने सारे काम हैंडल नहीं हो पाते अकेले से, तो उनका हाथ भी बंटवाना जरूरी है। तो मेरे पापा ने मेरा 6th क्लास से ही ट्यूशन शुरू करवा दिया था। हालांकि आप लोगों को पता ही है कि गांव के अंदर ट्यूशन का क्या ही माहौल होता है, लेकिन ये था कि एटलीस्ट मेरे पास घर पे अगर पढ़ने का अलग माहौल नहीं है ना, तो वो मुझे जैसे स्कूल के अंदर क्लास में बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, तो मुझे ट्यूशन पे जाने के बाद वो माहौल मिल जाता था कि अब मैं यहाँ पे बैठ के अपने जो स्कूल का बचा हुआ काम है वो आगे कर सकती हूँ, या थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ लेती थी उधर। तो उसमें क्या होता था, मैं जाती थी शाम के 5:30-6 बजे ट्यूशन जाती थी, और 9 साढ़े 9 बजे मैं ट्यूशन से वापस आती थी उस टाइम पे। और आसपास के जो लोग थे वो ये बोलते थे, भाई लड़की इतनी लेट तक ट्यूशन पे कैसे रह सकती है, और पढ़ाने वाला भी एक मेल टीचर है, तो ये तो बात ठीक नहीं है। आसपास के लोगों का ये भी कहना था, लेकिन मेरे पेरेंट्स थे, उनको ये था कि नहीं, चाहे लड़की है चाहे कुछ भी है, लेकिन अगर हमारी लड़की पढ़ाई में अच्छी है तो चाहे लोग कुछ भी बोले, हमें अपने बच्चों पे भरोसा है। तो उन्होंने जो भरोसा मुझ पे दिखाया, तो उस भरोसे के सहारे यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए मुमकिन हो पाया। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे आमतौर पर हरियाणवी समाज में, उत्तर भारत में, पूरे देश के सतर पर पितृसत्तात्मक समाज है, और यहाँ एक तो महिला होने के नाते जेंडर के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब लड़कियों को अक्सर एक छेड़खानी की घटनाओं का सामना करना पड़ता है, टोंट कसे जाते हैं, या फिर अगर कोई दलित है तो उसको फिर जातिगत तौर पर भी टॉर्चर करने की, या दलित लड़कियों को एक सहज निशाना बनाया जाता है। आपने कुछ इस तरह का कोई जातिगत भेदभाव या किसी भी प्रकार की जो एक लड़की होने के नाते आपको इस तरह की कोई समस्याएं कभी आपको सामने आई, कुछ इस तरह भी आपने कभी फील किया, या कोई ऐसी घटना हुई हो, तो इस पर आपका क्या कहना है?
देखिए, ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं जो वो जिंदगी में घटती रहती हैं। कभी लड़की होने के नाम पे, कभी एक दलित परिवार से आते हैं उस नाम पे। तो ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिंदगी के अंदर। तो एक ये लड़की होने वाला जो कलंक जो समाज कसता है, उसको तो मैंने कभी स्वीकार ही नहीं किया, ना मेरी फैमिली ने कभी स्वीकार किया उस चीज को। उसको तो हमने बिल्कुल ही नकारा है। लेकिन ये जो एक होता है कि भाई दलित परिवार से आ रही है, भाई एससी कैटेगरी की है लड़की। तो अभी पीछे ही मेरे साथ एक घटना हुई थी हॉस्टल के अंदर ही। उसमें कोई मैटर था मेस से रिलेटेड। तो मैंने मेस जो ये होते हैं कॉन्ट्रैक्टर, उनको बोल दिया था कि भैया आप लोग खाना अच्छा नहीं बना रहे। तो वो कई दिनों से जैसे आलू वाली सब्जी दे रहे थे, तो मैंने बोल दिया कि बच्चों की शिकायतें आ रही है। तो ऐसे ही करके हो गया। तो मैंने मतलब वो जो मैस कॉन्ट्रैक्टर भैया है, उन्होंने बोला कि जो मैस कमेटी है वो अच्छे से काम नहीं कर रही, और मैस कमेटी की जो एक लड़की है वो स्वर्ण जाति से आती है, राजपूत है वो। तो उसके साथ मेरा ना मैस के अंदर ही हो गया था, थोड़ा सा कहासुनी हो गई थी, हालांकि इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। तो उसने मुझे ये बोला कि भाई तेरा तो खून ही गंदा है। अच्छा। तो इतनी बड़ी बात उसने बोल दी। उस टाइम पे मैंने कोई रिएक्शन वो इतना बड़ा सा, क्योंकि मुझे ढंग से वो बात समझ में नहीं आई। लेकिन कई बार ये होता ना कि आप जब बात पूरे दिन की बात आप रात के टाइम पे रिकॉल करते हो, तो तब बाद में जाके वो चीजें समझ में आती हैं। तो मुझे जब रात के टाइम पे ये लगा कि भाई इसने ये बात बोल कैसे दी, तब मुझे समझ में आया कि ये तो सीधा ही इसने मेरी कास्ट के ऊपर बोल दिया। तो कास्टिज्म के ऊपर चली गई वो तो सीधा ही। फिर मैंने वार्डन से बात की काफी टाइम, तो वार्डन ने भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। फिर मैंने दोबारा वार्डन से बात की कि मैम अगर आप ऐसे ही करते रहोगे, अब अगर मैं SC ST का कोई एक्ट लगवा दूं उस लड़की के ऊपर, उसकी पूरी जिंदगी खराब है। लेकिन अगर आप सामने से उसको बोलोगे, उसको सॉरी फील करवाओगे, वो आगे से किसी और के साथ नहीं करेगी। चलो मैंने कहीं ना कहीं उस चीज को झेल लिया, मैं समझ गई उसकी मानसिकता क्या है। लेकिन हर कोई तो नहीं समझ सकता ना ऐसी मानसिकता वाले लोगों को, ना हर किसी के मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि अगर ऐसी चीजें सामने आ रही है, तो बहुत सारे मामले आए हैं सामने कि बच्चे सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं कास्टिज्म की वजह से। तो फिर वार्डन ने उसके ऊपर एक्शन लिया, लेट लिया थोड़ा, लेकिन एक्शन लिया। उससे माफी मंगवाई लड़की से कि तुमने गलत बोला है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो ये चीजें जिंदगी में आती रहती हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा स्ट्रोंग बनना होता है कि इन चीजों को हैंडल कैसे करना है। अच्छा, एक और बात आपसे करनी थी इस बीच में। पिछले दिनों अगर आप देखोगे मीडिया में एक नरेशन, एक वातावरण बनाया गया कि जैसे कि एक प्रकार से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ गर्ल्स या महिलाओं का अपराधीकरण है। जैसे आप देखोगे भाई क्या होता है कि नीले ड्राम में पैक कर दिया, या मतलब एक प्रकार का मार देना, एक मतलब हिंसक और क्रूर तरीके की इस तरह की घटनाएं कंटिन्यू यूट्यूब फेसबुक पर दिखाई गई। भाई आमतौर पर मतलब साधारणतः परंपरागत रूप से महिलाएं या कोई युवा लड़कियां क्रिमिनल नहीं दिखाया जाता, लेकिन अब एक ट्रेंडिंग आया, वेब सीरीज आई है, प्रेमी का मर्डर करना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के दौरान, या फिर मतलब इस तरह की भी प्रचार सुनने में आया कि कोई लड़की 4-4 5-5 बॉयफ्रेंड रखा है, उनको लूटना है। इस तरह की एक विकृति बड़े पैमाने पर नीचे तक पहुंचाई जाती है, जो एक इमेज जो खड़ी की जाती है। इस पर आपका क्या कहना है भाई? इसमें सच्चाई है, ये है या नहीं होता, ये क्या है पूरा का पूरा मामला? देखिए, अगर हम एक मानवता के आधार पर देखते हैं, एक इंसानियत के आधार पर देखते हैं, अगर ऐसी घटनाएं सामने आ भी रही हैं कि किसी महिला ने अपने पति को मार के नीले ड्रम में पैक कर दिया, या फिर कुकर में सीटियां मरवा दी उसकी बॉडी से, तो ये अगर मानवीय आधार पर हम देखें तो बिल्कुल गलत है। ऐसी घटनाएं अगर हो रही हैं तो वो बिल्कुल गलत है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम गहराई के अंदर जाके देखें, पुरुष समाज इन घटनाओं से डरा हुआ है। लेकिन अगर पुरुष समाज इस भावना को समझे कि तुम्हें 2-4 घटनाओं से, 2-4 जो आई है ये घटनाएं सामने, तुम उनसे इतने डरे हुए हो, और जो एक महिला है वो सदियों से इस चीज को सहती आ रही है,
सदियों से तुम महिलाओं को पता नहीं किस किस नाम पे मार रहे हो, कहीं दहेज के नाम पे मार देते हैं, कहीं मतलब गरीब परिवार से उस नाम पे मार देते हैं, पता नहीं मतलब अगर किसी लड़की ने लव मैरिज की सोच भी लिया तो उसके नाम पे मार देते हैं। अगर कोई लड़की अच्छी खेलने में पढ़ने में है और कहीं ना कहीं जॉब करके अपने पेरेंट्स का पेट पालने के लिए कोशिश कर रही है, समाज उसके ऊपर तंज कसता है कि भाई पेरेंट्स के ऊपर कि तुम अपनी लड़की की कमाई खा रहे हो, और फिर पेरेंट्स जो उस लड़की को मार देते हैं। तो ये जो घटनाएं पहले से सामने आती, मतलब जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता आ रहा है, अगर समाज जितना ध्यान अब पुरुषों के साथ हो रहे उस अत्याचार की तरफ दे रहा है, अगर पहले उस अत्याचार की तरफ भी देता तो शायद ये घटनाएं आज सामने नहीं आती। अच्छा, एक और मैं आपसे महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करना चाहूँगा जी। पिछले दिनों बड़ी घटनाएं सामने आई कि जैसे पीएचडी कर रही कोई लड़की है, उसके गाइड के द्वारा शोषण की घटना, यौन शोषण तक की बड़ी बड़ी सुर्खियाँ, ऐसे केसेज आए हमारे सामने। और दूसरे मतलब कोई महिला खिलाड़ी है तो उनके कोचिज द्वारा या जो फेडरेशंस हैं, खेल संघों के अध्यक्ष हैं, यौन शोषण की घटनाएं बड़े पैमाने पर, मतलब ऐसा एक बड़े पैमाने पर दिखाई दिया निरंतर, कभी टीचर के द्वारा, सहकर्मियों के द्वारा, या कोई इस तरह की घटना भी आती है भाई किसी लड़की को उठा लिया, उसके साथ गैंग रेप किया और उसके शरीर को कुचला गया। हर रोज़ एक दो चार 10 घटनाएं इस तरह की होती रहती हैं। तो ये जो एक इन्वायरमेंट है, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि वो कौन से कारक हैं इसके लिए जिम्मेदार, जिसमें एक लड़की को यौन हिंसा का शिकार बनाया जाता है या उसको मारा जाता है? इसके लिए मूल जड़ क्या है? देखिए, एक तो आपने जो बात बोली कि 2-4-10 घटनाएं, वो 2-4-10 घटनाएं नहीं होती, अखबार उन घटनाओं से भरे होते हैं। और एक ये है कि जो ये ऐसी घटनाएं सामने आती है, सबसे बड़ा जो उसका कारण होता है वो मानसिकता होती है कि लोगों की मानसिकता कैसी बनी हुई है, मानसिकता उनका विचार क्या है, वो महिलाओं को देखते किस रूप से है। अगर लोग महिलाओं को सिर्फ इस रूप से देख रहे हैं कि वो भोग विलास की वस्तु है, तो ऐसी घटनाएं हर रोज आएंगी और हर रोज अखबार ऐसे ही भरे रहेंगे। आपने जो बोला कि 2-4 घटनाएं 10, बहुत सारी घटनाएं तो ऐसी है कि जो फाइल ही नहीं हो पाती, जिनकी FIR कंप्लेंट ही नहीं होती। तो जो मानसिकता है लोगों की, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन के ऊपर भी बेस्ड होती है। आप देखेंगे कि जो आपने एक गाइड के बारे में बताया, तो शोषण करना, शोषण जो वर्ड है वो मनुस्मृति का जो एक वो है, उससे हम समझ के चल सकते हैं कि वो मनुवादी लोग हैं जो महिलाओं को इस तरीके से देखते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं। शोषण चाहे किसी भी तरीके का, वो मनुवाद के अंदर ही आता है। तो इसीलिए जो SFI है या जो भी छात्र संगठन है, वो मनुवाद का विरोध भी करते हैं। और मनुवाद के अंदर जो महिलाओं की स्थिति दिखाया गया है, उसको भोग विलास की वस्तु, उसके ऊपर नजर रखने की जो बातें बताई गई है, वो उसी मानसिकता के लोग हैं। तो हमें सबसे पहले अगर इन चीजों को रोकना है, तो लोगों का जो विचार है या फिर एजुकेशन है जो लोगों को, या फिर ये लगा लो कि एक जो साइंटिफिक एजुकेशन है उसकी कमी लोगों के अंदर है। तो अगर ये चीजें लोग समझने लग जाए, अपनी मानसिकता की तरफ थोड़ा ध्यान दे, तो ये चीजें भी हम रोक सकते हैं। और सरकार तो इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदार है ही, क्योंकि सरकार जहां भी कहीं भी ये घटनाएं जब सामने आती है, रेप जैसी संकीर्ण घटनाएं जब सामने आती है, तो सरकार उसके ऊपर कोई भी ढंग का एक्शन नहीं लेती है। अगर सरकार इन चीजों के खिलाफ सख्त कानून बनाए तो ऐसी घटनाएं होना कम हो सकती है। अब जैसे पिछले समय हमारे हरियाणा के अंदर ही जो मनीषा हत्याकांड वाला केस हुआ था, उसके अंदर आज तक सीबीआई जांच के लिए भी वो हो गई थी इन्वॉल्व, सीबीआई अब जांच करेगी इसकी, लेकिन अभी तक सीबीआई ने भी कोई ढंग की जांच प्रस्तुत नहीं की है लोगों के सामने। कोई मतलब ऐसी चीजें सीबीआई भी नहीं लेके आई जिससे प्रॉपर तरीके से पता चले कि किस तरीके से उसका मर्डर हुआ है, क्या हुआ है उसके साथ, क्या नहीं हुआ है। तो जब और अगर हमारी सत्ता में, जैसे अब आपने ये भी बोला था कि कहीं महिला कोच के साथ, कहीं फेडरेशन जो खेल फेडरेशन है वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देती है, तो आप एक चीज देखो, जो संदीप सिंह हमारे हरियाणा के खेल मंत्री थे, उन्होंने जूनियर महिला कोच के साथ जो
यौन शोषण की घटना को अंजाम दिया। अगर सत्ता में बैठे लोग ही ऐसी चीजें करेंगे, ऐसे काम करेंगे, तो जो बाहर जो लोग बैठे हैं, जो आम जनता है, वो देख रही है, वो ये सोच रही है जब इन लोगों के खिलाफ ही कुछ नहीं हो रहा, तो मानसिकता आप समझ सकते हैं कि किस आपके तरीके का विधायक परिवर्तन हैं हो रहा है। तुलाना से हाँ जी, जो विनेश फोगाट जी, उन्होंने जी, खुद जी। मीडिया में आके हिम्मत करके स्वीकार करा भाई मेरा यौन शोषण किया ब्रिज भूषण जी ने, और माननीय न्यायालय ने उनको बरी भी कर दिया, और वो दोबारा उन्हीं की कब्जे में पूरी फेडरेशन है। वो तो खुद एक जनप्रतिनिधि हैं आज, और एक मतलब देश की ओनर भी हैं, सम्मान प्रतीक हैं, जो मेडल लेके आई। बिल्कुल आप ये देखो कि एक एथलीट के साथ जब ऐसी घटनाएं हो रही है, मतलब भाई देश को गोल्ड मेडल ला के दिया है उस लड़की ने, और आप उसके खिलाफ ही कुछ कर रहे हो। मतलब एक जो ब्रिजभूषण है, एक पहले से उसके ऊपर मर्डर तक के आरोप लगे हुए हैं, धारा 302 उसके ऊपर आईपीसी की लगी हुई है, फिर उसके ऊपर इतने संगीन यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट क्या उसको बरी कर देता है। और जब मतलब सुप्रीम कोर्ट ऐसे काम करता है कि भाई सत्ता में बैठे लोगों को जो है ऐसे काम करने के लिए उकसाता है, कहीं ना कहीं मतलब एक सहारा देता है कि आप लोग करो। मतलब ये फैसले अपराधियों के हौसला बढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल, हौसला बढ़ाने वाले फैसले हैं कि आप लोग करो, हम आपके साथ हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था कि जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जो मनुस्मृति को समर्थन देने वाले लोग हैं, जो ये महिलाओं को हमेशा दबा के रखने वाले लोग हैं, वही ये काम करते हैं। और हमारी सत्ता में जो सरकार बैठी है, वो संविधान को मानती ही कहाँ है, वो तो संविधान को चेंज करने की बात करती है। जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत हैं, वो तो खुद ये बोलते हैं कि मनुस्मृति हमारा संविधान है, हम ये इस संविधान को मानते ही नहीं है। हमारा असली संविधान जो हमारे हिंदू धर्म का संविधान है, वो तो मनुस्मृति है। अगर मनुस्मृति जैसी चीजों को जो लोग मानते हैं, वो सत्ता में बैठे हैं, वो तो ऐसे काम करेंगे ही। फिर आप बार बार मनु महाराज मनुस्मृति का नाम लेते हैं। मनुस्मृति में वो कौन सी गलत अवधारणा, सिद्धांत, विचारधारा है जो महिला विरोधी है, जिसके लागू होने से आप इतना खतरा महसूस करते हो? मनुस्मृति का औरतों के जीवन पर क्या नुकसान होगा अगर वो लागू होती है? वो क्या बात है? देखिए, मनुस्मृति के अंदर एक बहुत ही फेमस जो है दोहा लगा लो या लाइन है कि ढोल शूद्र पशु और नारी, ये तीनों ताड़न के अधिकारी। तो एक तो महिला को पशु से कंपेयर कर दिया, दूसरा जो शूद्र है, दलित जिसको आज बोला जाता है, उसको पशुओं से कंपेयर कर दिया, और ताड़ने का अधिकारी मतलब कि उनको ढोल नगाड़ों की तरह पीटा जाए। तो आप वो उस मानसिकता को समझ सकते हैं कि मतलब एक ह्यूमन बीइंग जो है, उसको अगर आप ऐसे पशुओं जैसा व्यवहार उसके साथ करोगे तो कैसा महसूस होता है। तो एक स्त्री के साथ अगर मारपीट करी जाती है, तो मनुस्मृति तो उसको समर्थन देती है, मनुस्मृति तो उसको भोग विलास की वस्तु तक सीमित रखती है। मनुस्मृति के अकॉर्डिंग तो सती प्रथा बिल्कुल सही थी, जो मतलब कि किसी महिला का पति मर जाता है, उसको उसकी अर्थी के साथ ही जला दिया जाता है। तो मनुस्मृति तो इन चीजों की समर्थक है। तो इसलिए मैं बार बार मनुस्मृति का नाम ले रही हूँ कि जो मनुवादी विचारधारा है या मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, वही ऐसे काम कर सकते हैं। आपने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से लॉ में एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन की, अभी आप एलएलएम की छात्रा हैं, पिछले कई सालों से आप यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं। तो यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर आपने क्या महसूस किया? आप एक गांव के वातावरण से यूनिवर्सिटीज में आए, तो इस यूनिवर्सिटी में आपको कैसा महसूस हुआ? यहाँ देखिए, गांव से यूनिवर्सिटी तक आना वैसे तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि गांव से निकल के यूनिवर्सिटी तक मैं पहुंच पाई हूँ। यूनिवर्सिटी के अंदर आने के बाद एक तो ये था कि मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि फ्रीडम थोड़ी सी मिल गई, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो फ्रीडम का स्वरूप क्या है? किस प्रकार की फ्रीडम है वो जो वहां नहीं नजर आई और यहाँ मिली? अभी मैं वही बताने की कोशिश आपको कर रही थी कि लेकिन फिर मुझे बाद में ये लगा नहीं, ये फ्रीडम तो नहीं है, क्योंकि जो लड़कियों के हॉस्टल हैं उनको बंद कर देते हैं आप गर्मियों के टाइम पे 7:30 बजे, और लड़कों के 24/7 ओपन रहते हैं, और सर्दियों के टाइम पे लड़कियों के हॉस्टल्स हो जाते हैं 6:30 बजे बंद। तो एक यूनिवर्सिटी है जो वो मतलब ये लगा लो
हमें आसपास की घटनाओं का जो ज्ञान देती है। यूनिवर्सिटी के अंदर आके बच्चा बहुत कुछ सीखता है, लेकिन मुझे तो यहाँ आके ये चीज सीखने को मिली है कि लड़कियों को दबाया जाना ही सही है। मतलब यहाँ भी आपने एक भेदभाव लड़कियों के साथ हाँ, नजर आया। बिल्कुल, बहुत मतलब ये लगा लो कि भाई अगर यूनिवर्सिटी के अंदर इवन कोई फंक्शन तक हो रहा है ना, उसके बाद भी क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपकी एंट्री होगी 8 साढ़े 8 बजे तक, बाकी फंक्शन उधर चलता रहेगा। उसके अंदर चाहे मतलब ये लगा लो लड़कियों के लिए तो एक कुछ है, बैन के बीच में लड़कियों को रहना पड़ता है। बिल्कुल एक बंधन, एक चार दीवारी है ये, प्रतिबंधों के बीच में है छात्राएं। बिल्कुल छात्राएं जो प्रतिबंधों के बीच में है। और एक ये देखो आपकी यूनिवर्सिटी है, ये एक शिक्षा का केंद्र है। इसका मूल कारण क्या मानते हो? अगर दिल्ली की यूनिवर्सिटीज है, चाहे डीयू है, चाहे जेएनयू है, वहाँ का इन्वायरमेंट तो यहाँ से काफी पृथक होगा, आपने देखा होगा। इसका क्या कारण मानते हो? वैसी जड़ता और ये मध्ययुगीन सोच का वातावरण के यूके में क्यों है? देखिए, एक तो हम कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि हरियाणा के अंदर भी माहौल थोड़ा ऐसा ही है। लड़कियों को लेकर सोच अभी तक भी लोगों की बदली नहीं है। तो बहुत सारे पेरेंट्स यही सोचते हैं कि हमारी लड़कियां इस टाइम पे बाहर ना निकले या जैसा भी है। लेकिन अगर एक विश्वविद्यालय होते हुए लोगों की सोच को सुधारने का काम नहीं कर सकता, तो विश्वविद्यालय होने का मतलब नहीं है। अगर चार दीवारी के अंदर ही लड़कियों को सुरक्षा महसूस नहीं होती, तो फिर विश्वविद्यालय में किस तरीके का माहौल है, आप ये समझ ही सकते हो। अगर लड़कियां अभी यहाँ से शाम के टाइम पे अगर कोई लड़की जा रही है, तो कम से कम 10-12 जो गाड़ियां हैं उसके पीछे गेड़ियां मार देंगी। तो ये माहौल है एक, मतलब ये लगा लो असुरक्षा का माहौल जो है यूनिवर्सिटी के अंदर भी देखने को मिलता है। ये सबसे बड़ी गड़बड़ी जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन की है। यूनिवर्सिटी प्रशासन जो वो लड़कियों की सुरक्षा के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। और ये देखो, अगर मतलब लड़कियों के हॉस्टल भी 24/7 ओपन कर दिए जाए, सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन अपनी जेब टाइट किए हुए है। यूनिवर्सिटी प्रशासन को ये लगता है कि भाई अगर सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी तो आपको सिक्योरिटी के अंदर लोग लेके आने पड़ेंगे, अगर सिक्योरिटी के अंदर लोग लेके आने पड़ेंगे तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा। तो ये यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है, एक तो फिर से वही बात आएगी कि मनुवादी सोच का जो प्रशासन है बैठा हुआ है। क्योंकि जो ये आप देख लो कि भाई 7:30 क्या ही टाइम होता है ना। नॉर्मली अगर हम घरों में भी देखें तो हम 9-10 बजे तक तो वैसे घरों में भी बाहर घूम आ जा सकते हैं। और यहाँ तो ये एक शिक्षा का केंद्र होते हुए भी हम इतना असुरक्षा जो महसूस करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भाई मतलब इस तरीके का माहौल जो वो शिक्षा केंद्रों के अंदर होना चाहिए। अच्छा, तो जैसे यूनिवर्सिटीज में यहाँ अलग अलग गांव के, अलग अलग इलाके के विद्यार्थी मिलते हैं, दोस्तियाँ होती हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो जब एक लड़की किसी लड़के से दोस्ती करती है, कोई लड़का लड़की से दोस्ती करता है, या लड़कियाँ लड़कियाँ दोस्तियाँ करते हैं, इसके ऊपर भी जैसे मतलब एक आम दृष्टि जो बनती है मुख्य धारा के समाज में, या और क्या प्रॉब्लम्स फेस होती है यहाँ एक लड़की को जो बतौर जो यूनिवर्सिटी में एंट्री करती है, तो उसे और क्या प्रॉब्लम्स या उसके क्या अनुभव होते हैं, कुछ इस पर आप बताना चाहेंगे? देखिए, जो यूनिवर्सिटी के अंदर आने के बाद जो अब फ्रेंडशिप्स का जो बोल रहे थे कंसेप्ट कि लड़की लड़की के साथ दोस्ती, लड़का लड़के के साथ, या लड़की की लड़के के साथ दोस्ती, ये तो देखो थोड़ा सा अपना एजुकेशन का जो स्तर है आज के टाइम पे थोड़ा सा सुधार में भी है कि लोग थोड़े से एजुकेट हुए हैं, वो इस तरीके की मानसिकता से थोड़े से बाहर आए हैं। और कहीं ना कहीं मतलब पेरेंट्स भी इस चीज को थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो बात अभी भी वहां तक नहीं पहुंची है जहां तक वो पहुंचनी चाहिए। जैसे मतलब एक समानता और एक आजादी जो लड़की के लिए होनी चाहिए, हाँ, वो अभी तक वो मंजिल दूर है। वो मंजिल अभी तक दूर है, वो चीज अभी तक नहीं पहुंची है। मतलब पेरेंट्स को ना क्या होता है कि इतना पता लग गया कि कोई लड़का क्लासमेट है, चलो कोई नहीं भाई, हम घर से दूर हैं, किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है, कोई नहीं, उससे थोड़ा सा लेन देन या थोड़ा सा उठ बैठ हो जाती है। सिर्फ इतने तक ही वो अपनी मानसिकता को रखना चाहते हैं। लेकिन मतलब ये भी हो सकता है कि भाई कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ के उन चीजों को समानता के आधार पर कि नहीं, हमारी लड़की थोड़ा बाहर घूम फिर सकती है लड़कों के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमारे बच्चों पे भरोसा, मतलब इस तरीके की मानसिकता से अभी भी लोग दूर हैं। अच्छा, तो आपको जो यहाँ पे आपके इतने अच्छे विचार हैं, आप बिल्कुल बेबाकी से अपनी राय प्रकट करती हैं, प्रगतिशील विचारों को आपने
जीवन में धारण किया, बताया बहुत कुछ। आप बेहतर ढंग से आलोचना प्रस्तुत करती हैं, धर्म से लेकर सत्ता तक। तो आपको आपके व्यक्तित्व निर्माण में कुछ किताबों का भी रोल रहा होगा जी, कुछ पुस्तकें आपने पढ़ी होंगी, कुछ रचनाकार होंगे या कुछ ऐसे व्यक्तित्व भी आपने मिले होंगे, थोड़ा उनके बारे में बताएं। देखिए, सबसे व्यक्तित्व की बात अगर आप करोगे तो सबसे बड़े व्यक्तित्व तो मेरे जीवन में मेरे फादर साहब ही रहे हैं। और उसके बावजूद जो प्रगतिशील विचारधारा से जुड़ने की बात है, हालांकि मेरे पापा भी मजदूर संगठन में काम करते हैं, और फिर ये था कि जो प्रगतिशील विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं उनका आना जाना घर पे रहा है, तो उसी तरीके की फिर विचारधारा के साथ और प्रगतिशील लोग अगर साथ में रहेंगे तो हम उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं। फिर ये है कि कुछ बुक्स वगैरह है, जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से रिलेटेड पढ़ लिया। अभी जो मैं बुक पढ़ रही हूँ, पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया के जीवन के ऊपर मैं बुक पढ़ रही थी, अभी थोड़ी देर पहले ही लाइब्रेरी में बैठी थी। भगत सिंह से रिलेटेड बुक्स पढ़ी हैं, सावित्रीबाई फुले से रिलेटेड बुक्स पढ़ी हैं। तो जो पहले मैं अपना थोड़ा सा बताती हूँ, मुझे ना गुस्सा बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता था, तो मेरा ये रहता था अगर कोई कुछ भी बोल देता छोटी सी बात में तो मैं उस पर चिल्ला देती थी। मुझे मतलब एक व्यवहार लगा लो कि व्यवहार अच्छा सा नहीं था मेरा उस टाइम पे। लेकिन जब से संगठन में आई, प्रगतिशील विचारधारा को जब से समझा, जब से क्रांतिकारियों के विचारों को पढ़ा, किस तरीके से उन्होंने संगठनों में भी काम किया है, किस तरीके से उन्होंने लोगों के साथ व्यवहार किया है, किस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया है, तो उसके बाद थोड़ा सा मतलब ये लगा लो कि पेशेंस धीरे धीरे होता चला गया। और आज मतलब मैं ये मानती हूँ कहीं ना कहीं जो एक बेहतर इंसान अगर मैं दिखाई दे रही हूँ, अगर आप ये बोल रहे हो कि आप आलोचना अच्छे तरीके से प्रकट कर पा रहे हो, तो जो प्रगतिशील मेरा संगठन है, जो मेरा संगठन है SFI जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ, उसका बहुत बड़ा हाथ है इस चीज के अंदर कि उन्होंने मुझे क्रांतिकारियों की विचारधाराओं से जुड़ने का मौका दिया, उनको पढ़ने का मौका। हालांकि लोग ऐसे भी पढ़ते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपने व्यवहार में नहीं लेके आ पाते, तो संगठन में आने के बाद उनको पढ़ा, उनको समझा और व्यवहार में लेके आने का भी मुझे मौका मिला है। अच्छा, तो अभी दो सवाल और करेंगे आपसे जुड़े इससे जी। एक तो सबसे पहले तो ये करेंगे, जैसे आप यहाँ देखते होगे यूनिवर्सिटीज़ में आज एक बाजार का असर विद्यार्थियों पर आप देखते होगे, मार्केट्स का, प्रोडक्ट्स हैं, मतलब बढ़िया बढ़िया खाने की चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा बर्गर का दौर है, एक खर्चीली जीवन शैली, और बाज़ार और मार्केट भी इस ढंग से आकर्षित करता है, जैसे कपड़े पहनना है। और उसमें भी जो आपने अपने बातचीत में शामिल भी किया था कि महिला को एक वस्तु की तरह चित्रित करने की जो भारतीय एक मनुवादी परंपरा थी, आप ये देखते ना आज कैपिटलिस्टिक दौर में पूंजीवाद भी, तो आप कोई भी ऐड अगर आप देखोगे उसमें किसी लड़की का नग्न शरीर दिखाएंगे, एक आकर्षण, जैसे आप देखोगे मिस ब्यूटी, ब्यूटी क्वीन, ऐसे मॉडल्स का जो एक चार्म्स जो इस ढंग का एक देख रहे हैं, मतलब उसका एक इस मीडिया का मार्फत ये जो एक प्रकार से लड़कियों के अंदर आप आकर्षण नहीं देखते उस तरह का, या जो एक बाजार का खिंचाव या हमला कह लीजिए, एक चकाचौंध की लाइफ जहाँ ना चिंतन है, ना मनन है, ना विमर्श है, एक जैसे कहते हैं ना खाओ पियो मित्रों ऐश करो, भोग विलास का, कुछ इस तरह की चीजें भी आपको नजर आती हैं। इस पर आपका क्या मत है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भी ये किसी भी तरीके की ऐड आती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसके अंदर लड़की को ही सबसे ज्यादा दिखाया जाता है। या तो मतलब एक शैम्पू की ऐड से लेके किसी भी तरीके की ऐड आप देख लो तो उसके अंदर लड़की को ही दिखाया जाता है। तो उसका मेन कारण है ये कि जो ऐड या जो प्रोडक्ट्स जो कंपनी बना रही है उनको लोगों की मानसिकता का पता है कि वो किस तरीके की मानसिकता है, किस तरीके से लोग आकर्षण का केंद्र किसको बना सकते हैं। और एक महिला जो है, अगर एक सुंदर महिला है तो वो आकर्षण का केंद्र हमेशा बनी ही रहती है। इस चीज से भी हम अच्छी तरीके से वाकिफ ही हैं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं समाज की जो सोच है वो भोग विलास वाली बात फिर आ गई, तो वो तो है ही अभी भी। इसीलिए तो ये रेप जैसी घटनाएं अभी भी हो रही हैं ना, जैसे खुद बाजार में नहीं जा रही और लड़कियां खुद उस लाइफस्टाइल को खुद ही मतलब शामिल कर रही हैं उसकी तरफ। हाँ, क्योंकि लड़कियों का मानना है कि हमारे पास जो है वो अपने पसंद के कपड़े पहनने का भी अधिकार है, और वो सही भी है कहीं ना कहीं कि मतलब संविधान ने हमें अधिकार दिया अपने तरीके से जीने का, तो वो जी रही है अपने तरीके से। अब ये देखो,
मतलब पुराने टाइम में क्या था कि हमसे पहले वाला जो थोड़ा सा टाइम था, लड़कियां ऐसे कपड़े पहनने से थोड़ा हिचकिचाती थी, या फिर ये लगा लो कि उनको बंदिशों में बांध के रखा जाता था। लेकिन जब से लड़कियों ने अपने आप को थोड़ा जानना शुरू किया, अपने अधिकारों के बारे में जानना शुरू किया है, या फिर ये लगा लो जो पाश्चात्य संस्कृति है उसका असर भी कहीं ना कहीं है ये, तो लड़कियां, वही बात है, जब लड़के आकर्षित हो रहे हैं किसी चीज की तरफ तो लड़कियां तो भी तो आकर्षित हो सकती है ना। अच्छा, अभी पिछले दिनों हरियाणा में आपने देखा होगा कई पंचायतें ऑर्गेनाइज की, उनमें लड़कियों को बड़े उपदेश दिए गए भाई जो ये महिला कलाकार हैं ये अश्लीलता फैलाती हैं। कुछ तथाकथित समाज सुधारक आए जो पंचायती, उन्होंने कहा कि लड़कियों को मोबाइल बैन कर देने चाहिए, हमें खुद देखनी चाहिए भाई हमारी बेटी बहन जींस पहन रही है, वो आपके पीछे मतलब दोनों टांगे खोल कर बैठती है। इस तरह के आप देख नहीं रहे कुछ, जैसे महिला लड़कियों पर मोबाइल नहीं होने चाहिए जी, कुछ इस तरह की एक मांग नहीं उठती है बीच बीच में जैसे भाई, या फिर वो वहाँ तक भी जाती है भाई गाँव में जो शादियाँ होती हैं उनको भी बैन किया जाना चाहिए भाई, एक लड़कियों को, युवा लड़कियों को नियंत्रण, एक सामाजिक स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया जाए। इस तरह की पंचायतें या ऐसी नसीहतें या ऐसे उपदेश निरंतर आते हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी, दुर्भाग्यवश जहां ये पंचायत हुई है, जहां से ये संदेश निकल के आया, मैं उसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, तो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है कि कुछ लोग इकट्ठा होके इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। वो फिर मतलब ये लगा लो कि एक लड़की को प्रॉपर तरीके से दबाया जा रहा है, उसको पढ़ने लिखने से रोका जा रहा है, उसको मतलब ये लगा लो कि भाई अगर वो फोन में कुछ पढ़ भी रही है तो उसको भी एक गलत नजरिए से लिया जा रहा है। फोन तो लड़के भी रखते हैं अपने पास, वो पता नहीं उसके अंदर क्या चीज देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, फिर ध्यान तो अपने लड़कों की तरफ भी देना चाहिए। ताली एक हाथ से तो बज नहीं सकती। मतलब मूल्य व्यवस्था का फ्रेमवर्क औरत के ऊपर चौखटे में फिट करने की कोशिश होती हाँ, है। बिल्कुल, क्योंकि महिला को जो है हमेशा से दबाता ये समाज आया है, और आज कुछ जो लोग हैं उनके ये बात हजम नहीं हो रही कि जो महिलाएं हैं वो ऊपर जिस दर्जे पे पहुंच रही है वो चीज वो हजम नहीं कर पा रहे अपने अंदर, कि जो एक महिला है वो आपके सामने बोल किस तरीके रही है, किस तरीके से बेबाक होके वो अपने अधिकार को मांग रही है। अगर इस तरीके से महिला आगे बढ़ती रही तो पुरुषों का फिर वो जो पितृसत्तात्मक जो चीज है वो पीछे चली जाएगी, जिसके अंदर पुरुष अपने आप को ये मानता है ना कि मैं ही मुखिया हूँ, मैं जो घर के फैसले लेने हैं वो सिर्फ मुझे लेने का अधिकार है, तो उससे पुरुष समाज पीछे चला जाएगा अगर महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ती रही तो। अच्छा, एक अंतिम सवाल है आपसे, तो आपने जो बिल्कुल बेहतरीन एक विचार का निर्माण किया अपने अंदर, तो आपने इस स्थिति में अपने जीवन का क्या लक्ष्य बनाया, भविष्य का क्या नक्शा बनाया अपनी लाइफ का? देखिए, वैसे तो मेरा ये था स्टार्टिंग से, जब मैं बहुत छोटी थी तभी से मेरा सपना था कि मुझे वकालत के अंदर जाना है, क्योंकि मैं फिल्में देखती थी ना जब, तो जो काला कोट पहन के जब वो लॉयर निकलता था, हालांकि पुरानी जमाने की जो फिल्में थी उसमें तो जो एडवोकेट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, वो भी पुरुष ही होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये था नहीं, मुझे एक काला कोट पहन के मुझे भी कोर्ट के अंदर ऐसे बहस करनी है। तो फिर मैंने ये अपना एम वहीं से बनाया कि नहीं, मुझे लॉ के अंदर ही अपना करियर देखना है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि वैसे तो मुझे लिटिगेशन के अंदर ही जाना है, अगर मतलब कोशिश रहेगी जुडिशरी एडीए वगैरह की तैयारी तो साथ में रहेगी, लेकिन लिटिगेशन है वो तो करना ही करना है। और साथ में जो जन संघर्ष से अभी जुड़े हुए हैं, जैसे अभी विद्यार्थियों से जुड़े हुए हैं, आगे चल के जिस भी मोर्चे पे काम करने का मौका मिलेगा तो उसके अंदर काम भी रहेगा, सामाजिक भूमिका का निर्वाह करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सामाजिक भूमिका के अंदर रहेंगे, और जिस तरीके से अभी काम कर रहे हैं कोशिश करेंगे कि अपने आप को थोड़ा और बेहतर करके आने वाले जो समाज की परेशानियां हैं, मुद्दे हैं, महिलाओं के साथ जो ज्यादतियां हो रही है या फिर किसी भी तरीके की का समाज के अंदर कुछ भी गलत चीज हो रही है तो उसके ऊपर अपनी आवाज को और बुलंद करके रखा जाए। गांव में जो आज लड़कियां +1 2 कर रही हैं, या गांव से जो ख्वाब देखती हैं कि हम शहरों में पढ़ने जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगी, जो आने वाली प्योद है, भविष्य है, उनको कोई संदेश देना चाहते हो आप हमारे चैनल के माध्यम से? देखो, मैं लड़कियों को ना एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि वो अपने आप को स्थापित करना सीखे।
मतलब कोई भी मैं एक किस्सा बताती हूँ आपको। मेरी मासी है, तो मेरी मासी की लड़की के आए 12th क्लास में 95% मार्क्स। वाह जी वाह। तो मासी ने क्या बोला कि मैं तो इसको शहर पढ़ने के लिए नहीं भेजूंगी, क्योंकि इसके पापा और चाचा जो वो मना कर रहे हैं शहर में पढ़ने के लिए भेजने के लिए, और वो ये बोल रहे हैं कि शहर में जाके जो है लड़कियां बिगड़ जाती है। तो मैंने काफी दिनों तक उनको समझाया, उस टाइम पे मैं ग्रेजुएशन 2nd ईयर में ही थी, तो मैंने उनको समझाया मासी ऐसी बात नहीं होती, अगर इसको बिगड़ना है ये घर पे रह के भी बिगड़ जाएगी। वो बोलते हैं ना कि स्प्रिंग को आप जितना दबाओगे वो उतना ज्यादा उछलेगा। तो मैंने उनको ऐसी ऐसी बातें बोली बहुत सारी। फिर थोड़ा मेरी मम्मी ने भी समझाया मासी को कि ये भी तो जा रही है बाहर, ये तो नहीं बिगड़ी, इसके साथ तो नहीं कुछ हुआ। अगर मतलब लड़की को थोड़ा सा ये है कि चाहती है कि इसकी जिंदगी तेरे जैसी ना हो, ये तेरी तरह कहीं खेतों में मजदूरी करती ना फिरे, तो इसको पढ़ा लिखा, थोड़ा सा जीवन अच्छा होगा, चीजों को बाहर निकल के समझेगी। ये नहीं होता कि बाहर निकल के हम सिर्फ एजुकेशन ही ले रहे हैं और व्यवहारिक ज्ञान भी हमें बहुत प्राप्त होता है। और एक कहावत तो है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। तो कॉलेज के अंदर आके, यूनिवर्सिटी के अंदर आके बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो मैं लड़कियों को ये बोलना चाहूंगी कि बाहर निकलने की कोशिश करें। अगर कोई अपनी आपकी इस आवाज को दबाने की कोशिश करता है ना, तो उनको मतलब अच्छे तरीके से जवाब देना सीखे, नहीं ये हमारा अधिकार है। और जो पढ़ना लिखना वो सिर्फ लड़कों का अधिकार नहीं है, बाहर निकलना वो सिर्फ लड़कों का अधिकार नहीं है, वो हर एक मानव, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये चीज पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए और लड़कियों को तो इस चीज को जानने की जरूरत है। तो आज आपने जाना एक लड़की के ख्वाबों को, उसके विचारों को, उसके सपनों को। किसी भी इंसान को बेहतर व्यक्तित्व निर्माण में उसकी सोच का, उसके विचारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमें अपने बच्चों को फलने फूलने के अवसर देने चाहिए। हमारे गांव से भी कोई लड़की विकसित होकर एक देश की बड़ी वैज्ञानिक बन सकती है, एक दार्शनिक बन सकती है, एक प्रोफेसर बन सकती है। इसलिए हम लड़कियों को फलने फूलने का मौका दें, एक स्पोर्टिव सिस्टम खड़ा करें और हमेशा शक की नज़र से, संदेह की नज़र से, और सिर्फ लड़की को कटघरे में खड़ा करके ही ना देखें, उसे एक इंसान के तौर पर, बराबरी के तौर पर देखें, उस पर विश्वास करें। ये आपने समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया। सभी से अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।